हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ लूसेंट प्लस एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा दिया है ऑलरेडी। इसका नाम था स्टोन एज एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। चैप्टर 3 का पार्ट 1 ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें हमने देखा था आर्यंस के ओरिजिन के बारे में, वैदिक लिटरेचर कैसे उभर के आता है सामने, उसमें क्या क्या कंटेंट्स है। जैसे 4 वेद हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें ब्राह्मण होते हैं, उसमें अरण्यक होते हैं, उसमें उपनिषद होते हैं, उनके क्या रोल है। उसके बाद राजाओं के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से राजा उभर के आ रहे थे, क्या वो रिचुअल्स फॉलो किया करते थे। जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम देखते हैं इसके पार्ट 2 में आर्यंस और वैदिक एज के। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो नए नए किंगडम्स उभर के आ रहे थे, जैसे कुरु थे, ये जो है पांचाल थे, ये कोसाल थे और विदेहा थे। इसके अलावा भी कई राज्य उभर के आ रहे थे जो कि छोटे छोटे थे, जैसे मगध, अंग। उस टाइम बहुत छोटे छोटे थे। विद द पासेज ऑफ टाइम मगध बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाएगा, जैसे महाजनपद बोलेंगे हम, लेकिन उस समय वो छोटे छोटे रहा करते थे। देखते हैं क्या कि उत्तर वैदिक काल के अन्य राज्य आए थे, हमारे नए नए किंगडम्स थे, वो कौन कौन से बन रहे थे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि पुरु और भारत में लास्ट टाइम लड़ाई हुआ था पुरुषनी नदी के किनारे पे। इसमें जीत किसकी हुई थी? भारत की। उसके 2 कॉन्सेप्ट चल रहे थे, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। उसके 2 कॉन्सेप्ट थे, भारत जीतता है, ठीक है। तो पुरु और भारत जो आपस में लड़ रहे थे, वो उत्तर वैदिक काल में, जो ऋग वैदिक काल में आपस में लड़ रहे थे, वो उत्तर वैदिक काल में एक साथ मिल गए और उसको हम कहते हैं कुरु। ये कौन से रीजन में थे? थानेसर, दिल्ली वाले रीजन में थे। ये देखो, ये जो कुरु है ना, ये दिल्ली वाले रीजन में है। गेटिंग माय पॉइंट? थानेसर वाले रीजन में है। जो उनके राजा, जो फेमस राजा थे, एक का नाम था जन्मजया, दूसरा का नाम था परीक्षित। ये दोनों कहां मेंशन है? अथर्ववेद में। गेटिंग माय पॉइंट? ये अथर्ववेद में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है पांचाल। ये जो 2 राज्य है ना, एक तो कुरु, दूसरा पांचाल, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट राज्य है, जो उत्तर वैदिक काल, जैसे कि आपको पता होगा कि 1500 टू 1000 BCE तक था ऋग्वैदिक एज। देन 1000 BCE से 500 BCE तक था पोस्ट वैदिक एज। तो स्टार्टिंग में 1000 BCE के स्टार्टिंग में ही ये हमारे पुरु, जो कुरु है और पांचाल है, ये उभर के सामने आए थे। अब पांचाल किस लिए कहा गया? क्योंकि ये 5 कंपोजिट क्लासेस थे, मतलब 5 अलग अलग कबीले मिलके पांचाल बनाए थे। गेटिंग माय पॉइंट? इसके जो इंपॉर्टेंट राजा थे, ये थे प्रवाहन और जैवली। ये भी उपनिषद में मेंशन है। पहला वाला शतपथ ब्राह्मण में मेंशन है। गेटिंग माय पॉइंट? शतपथ ब्राह्मण क्या था? यजुर्वेद में। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में ही कि हर एक वेद के अपने अपने ब्राह्मण हैं, हर एक वेद के अपने अपने अरण्यक है, हर एक वेद के अपने अपने उपनिषद है। तो वैसे यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में ये मेंशन है। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये जो स्टार्टिंग में थे, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये स्टार्ट हो रहे थे 1000 BCE, मतलब पोस्ट वैदिक एरा, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में ही इन दोनों राज्यों का उद्भव हुआ था। इसके बाद जब 1000 BCE से जब आगे चलते चले गए हम, तब ये जो नए वाले किंगडम्स है, जैसे विदेहा है, कोसाल है, काशी है, इनका उद्भव होना स्टार्ट हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे विदेहा है और कोसाल है, तो आपको बता दें कि विदेहा और कोसाल जो है, यहीं से भगवान राम और माता सीता की कहानी मिलती है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे क्या है कि विदेहा का कैपिटल हुआ करता था मिथिला। मिथिला कहां है? बिहार में है, तिरहुत वाले क्षेत्र में। तो वहां के राजा जनक हुआ करते थे। गेटिंग माय पॉइंट? इंपॉर्टेंट है। और किंगडम जो था उनका फैला हुआ था सरस्वती से सदानीरा। सदानीरा क्या था? गंडक में, आपको ऑलरेडी बता चुका था। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरस्वती से लेकर सदानीरा तक उनका किंगडम फैला हुआ था, विदेहा का। कोसाल आज के भारत नेपाल वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। इसका जो कैपिटल था वो अयोध्या में था। इसका अयोध्या में था। बाद में क्या हुआ कि ये श्रावस्ती तक इसका फैला हो गया। किसका? कोसाल का। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से राम सीता की हमारी स्टोरी मिलती है। नेक्स्ट है काशी। काशी भी मतलब एग्जिस्टेंस हुआ उसका लेटर स्टेज में, मतलब स्टार्टिंग में तो सिर्फ ये हमारे थे कुरु और ये पांचाल। बाद में काशी भी उभर के आया था। इसका जो राजा था अजातशत्रु, ये जो हर एक वंश वाला अजातशत्रु है वो नहीं, ये दूसरा अजातशत्रु है। इसके एक और किंग हुआ करते थे, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लेटर स्टेज में जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं कि लेटर स्टेज में वो एग्जिस्टेंस में था। इसका क्या मतलब है कि जो उस टाइम, जब इस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि जो कुरु है, पांचाल है, कोसाल है, विदेह, इस टाइम ये जब साम्राज्य खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी हमारा काशी जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस में वो रहता है। पार्श्वनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है? ये अश्वसेना का बेटा था। और जो पार्श्वनाथ है 23rd तीर्थंकर थे, जो 24वें तीर्थंकर थे हमारे महावीर से ठीक एक पहले जो तीर्थंकर थे हमारे पार्श्वनाथ थे। समझ में आ रहा है? तो ये जैन और बुद्ध
एकदम बिल्कुल रातों रात बन के नहीं आ गए थे, समझ रहे हो। तो यहां से उनकी शुरुआत होती थी। आप पॉइंट टू पॉइंट मैच करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप। नेक्स्ट है पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में क्या हो गया, मगध थे, अंग थे, वंग थे। जैसे देखो पूर्वी भारत वाला जो क्षेत्र है, देखो मगध है, अंग है, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद क्या है, दक्षिणी भारत में सतवंत है, विदर्भ है, निषाद है। देखो मैं दिखाता हूं, दक्षिणी भारत मतलब बिल्कुल जो केरला वाला क्षेत्र है वो नहीं हुआ करता था, जो आर्य जहां पे रहा करते थे उसके दक्षिणी भाग में। तो उसका दक्षिणी भाग कहां पे है, विदेहा यहां पे, गेटिंग माय पॉइंट, सतवंती यहां पे है। और जो मैं आपको बता रहा था, काशी यहां पे है, मगध यहां पे है, कोसाल है, पांचाल है, कुरु है, विदेहा है, समझ में आ रहा है। तो ये इधर से जब स्टार्टिंग में वो नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा है नॉर्थ, ये हमारा वेस्ट। तो स्टार्टिंग में नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में रहते थे जब ऋग वैदिक एज था। तो ऋग वैदिक जैसे जैसे पास होते गया उत्तर वैदिक की तरफ, वो नीचे की तरफ आते चले गए, गेटिंग माय पॉइंट। पॉलिटिकल चेंजेस होते चले गए, सोसाइटी चेंजेस उनमें होते चले गए, नदी की तलाश में और ज्यादा प्रचुर मात्रा में पानी की तलाश में वो नीचे की तरफ चलते चले गए। तो ये सारे किंगडम्स हुआ करते थे, सतवंत है, विदर्भ है, निषाद है, समझ में आ रहा है। अब ग्रेजुअल एक्सपेंशन हुआ था, कैसे हुआ था, जब किंगडम, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि किंगडम जो अर्ली वैदिक एज में उनको जन बोला करते थे हम, लेटर वैदिक एज में जो 1000 से 600 बीसी के आसपास था उसको हम जनपद बोलना शुरू कर दिए। नेक्स्ट है पोस्ट वैदिक एज। पोस्ट वैदिक एज में उसी किंगडम को हम महाजनपद बोलना स्टार्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि किंगडम ना बड़े बड़े होने स्टार्ट हो गए, गेटिंग माय पॉइंट। एक बड़ा सा एरिया आ गया, उसमें किंगडम होना स्टार्ट हो गया, इसलिए उसको महाजनपद बोलना स्टार्ट कर दिए। तो आपको मैंने पढ़ाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ही कि अर्बनाइजेशन हुआ था ना, तो अर्बनाइजेशन सबसे पहला कब हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सेकेंड अर्बनाइजेशन होगा महाजनपद एरा में, ठीक है, महाजनपद के टाइम पे सेकेंड अर्बनाइजेशन होगा, मतलब शहरीकरण दूसरा कहां पे होगा, अर्बन रिवोल्यूशन महाजनपद के टाइम पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक राजनीतिक जीवन कैसे हुआ करता था उनका। सामाजिक राजनीतिक मतलब सोसाइटी उनकी कैसे चला करती थी। अब देखो अर्ली वैदिक मतलब बिल्कुल ही मैं स्टार्टिंग जब ऋग्वेद हो रहा है उस टाइम की बातें बता रहा हूं कि ऋग्वैदिक पीरियड में फैमिली, जिसको आज हम फैमिली बोलते हैं, परिवार बोलते हैं, तो फैमिली को कुल बोला जाता था, समझ में आ रहा है, फैमिली को कुल बोला जाता था। और कुल का जो हेड होता था गृहपति या कुलपति बोलते थे, ठीक है, पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। जैसे छोटा सा जिसमें 4-5, एक छोटा सा परिवार है इसमें 4-5 मेंबर्स होंगे, उसका जो हेड होगा उसको कुलपति बोलेंगे या गृहपति बोलेंगे। अब ऐसे ही जो कुल मिलके, ढेर सारे कुल मिलके 50, 20, 25, 50 कुल मिलके एक गांव बनना जाता था, जिसको आज हम गांव बोलते, उसको वो ग्राम बोलते थे, समझ में आ रहा है। जो फैमिली था उसको कुल बोलते थे और गांव को ग्राम बोलते थे, और गांव का जो, ग्राम का जो हेड था उसको ग्रामणी बोलते थे, गेटिंग माय पॉइंट। और जब 10, 15, 20, 25 जब वो मिल गए हमारे ग्राम, तो उससे बन जाता था विश्व, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमारा, देखो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, तो सबसे पहले हमारा कुल के नीचे हमारा आ गया है ग्राम के नीचे हमारा आ गया है विश्व। और जब 10, 15, 20, 25 जितने भी विश्व मिल जाए तो विश्व के बनने से बनता था जन, और यही जन आगे जाके जनपद बन जाएगा, और यही जनपद आगे जाके महाजनपद बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये यहां से स्टार्ट हुआ था। तो कुल किसे कहते हैं, ग्राम किसे कहते हैं, विश्व किसे कहते हैं, और जन किसे कहते हैं, समझ में आ गया है। कुल परिवार को, गांव को ग्राम, डिस्ट्रिक्ट या ग्रुप ऑफ विलेजेस को हम विश्व बोलते थे, और ग्रुप ऑफ विश्व को जन बोलते थे। जन का जो हेड होता था वो राजन होता था, समझ में आ रहा है। तो कुलपति, ग्रामीणी, विश्वपति और राजन किसे कहते हैं, समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं राजन, जो जन का मुखिया होता था, उसका मेन काम क्या होता था, प्रोटेक्ट द कैटल। अब कैटल को प्रोटेक्ट करता था। कैटल मतलब जो हमारे पशु हुआ करते थे, पशु में हमारे गाय आते थे, भैंस आते थे, स्पेशली हमारे गाय आया करते थे, समझ में आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट किस लिए था, प्रोटेक्ट द कैटल। जैसे आज का कोई राजा था, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट बिफोर वी बिकम द इंडिपेंडेंट, उसके पहले के जो राजा हुआ करते थे वो कैटल को प्रोटेक्ट नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि कैटल की इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं थी जितना ऋग वैदिक एज में हुआ करता था। वॉर्स फाइट किया करता था, किससे, जो कैटल चुरा के ले जाया करते थे या कोई जो आक्रमण किया करता था उससे। प्रेइंग्स टू द गॉड, इसका किसका काम है, ये राजन का काम है। राजा प्रे किया करते थे भगवान को, किस लिए, टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समझ में आ रहा है। अब राजा बनने की जो प्रथा थी दो तरीके की थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रथा थी वो थी वंश परंपरागत। मतलब क्या है कि हेरिडेटरी। फॉर एग्जांपल दिस इज द किंग ए का के 4 बेटे हो गए, बी सी डी ई, ठीक है, तो इसमें से ही कोई राजा बनेगा। ऐसे एविडेंस हमें मिले हैं जहां पे इलेक्टिव किंगशिप चला था। मतलब कि क्या है कि कोई राजा को चुन के भी दिया जाता था, समझ में आ रहा है। तो इसके प्रमाण मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित था वो था हेरिडेटरी वाला, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है लेटर वैदिक पीरियड में, जैसे कि अगर आप ऋग वैदिक एज को देखो तो ऋग वैदिक एज में
राजा अपने आप को किसी भी उपाधि से नहीं बुलाता था, लेकिन जब लेटर वैदिक एज आ गया, पोस्ट वैदिक एज मतलब उत्तर वैदिक काल में क्या होने लगा कि राजा अपने आप को बुलाना स्टार्ट कर दिया, चक्रवर्ती, सम्राट, अहिल भुवनपति। अहिल भुवनपति मतलब कि पूरा पृथ्वी को मैं कंकर कर चुका हूं। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो क्या है कि राजा उस समय ऋग वैदिक काल में बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होता, मतलब एब्सोल्यूट नहीं था, मतलब सबके सब ताकत उसमें ही नहीं थी। इसलिए उसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए चाहिए होता था नीचे बहुत सारे काउंसिल्स। अब उस काउंसिल्स में जैसे क्या है कि हेड ऑफ जन कौन था? राजा था, आपको पता है। उसके नीचे था सभा, समिति, विधाता और गण। समझ में आ रहा है? तो सभा, समिति, जो समिति है, सभा है, विधाता है और गण है, किसे बोलते हैं वो मैं समझाता हूं। देखो, समिति और सभा समझो कुछ नहीं है। समिति जो आज का लोकसभा है उसको समिति बोला करते थे, आज का जो विधानसभा उसको सभा बोला करते थे। मतलब लोकसभा विधानसभा उस समय नहीं थी, लेकिन जो फंक्शन आज का लोकसभा कर रहा है, जो फंक्शन आज का विधानसभा कर रहा है, सेम फंक्शन वहां पे समिति और सभा किया करता था। जो फंक्शन आज का नीति आयोग कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो कर रहा है सेम वर्क विधाता किया करता था। अब देखो क्या है कि समिति जो है उस समय मेन इंपॉर्टेंट बॉडी हुआ करती थी। जैसे आज के लिए भी समिति जो है, जैसे आज के लिए हमारी लोकसभा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो वो महत्वपूर्ण फैसले कौन लेता है? आज का लोकसभा। वैसे ही महत्वपूर्ण फैसले कौन लेता था? समिति। मतलब ये मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। नेक्स्ट क्या है? सभा। सभा आज का जो विधानसभा, जैसे वहां पे जो वरिष्ठ लोग बैठा करते हैं, वहां पे सभा में वरिष्ठ लोग, कुलीन व्यक्ति बैठा करते थे। अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, सभा समिति को अथर्ववेद में टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति कहा गया है। प्रजापति किसे कहते हैं? ब्रह्मा को। ब्रह्मा कौन है? क्रिएचर ऑफ नेचर, मतलब जो पृथ्वी को, ब्रह्मांड को जिसने रचना किया है, जिसकी रचना की गई है ब्रह्मांड ने, उसको हम प्रजापति बोलते हैं। तो टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति किसको बोलते हैं? समिति और सभा को एकत्रित करने के बाद। समझ में आ रहा है? अब देखो समिति और सभा में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या था कि ये सारे जो समिति और सभा है, ये इसका मुखिया हुआ करता था, उसके साथ चला करते थे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि सभा जो है वो न्यायिक कार्य किया करता था। न्यायिक कार्य मतलब क्या है? जुडिशियरी वर्क, किसी को न्याय देने का काम सभा करता था, ना कि समिति। समझ में आ रहा है? दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सभा एंड द समिति। अब देखते हैं विधाता। विधाता जो था वो एक सलाहकार समिति थी। समझ में आ रहा है? सलाहकार समिति थी, मतलब सलाह दिया करते थे। इसमें क्या है कि मेन एंड वोमेन दोनों पार्टिसिपेट किया करते थे। ये मैं बता रहा हूं आपको ऋग्वेद में। गेटिंग माय पॉइंट? जब आपको मैं पोस्ट वैदिक एज पढ़ाऊंगा, पोस्ट वैदिक एरा जब पढ़ाऊंगा, उसमें वोमेन का पार्टिसिपेशन खत्म हो जाएगा। वोमेन का जो पार्टिसिपेशन है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कब? ऋग वैदिक जब कंप्लीट करके मैं आपको पोस्ट वैदिक एज पढ़ाऊंगा, जब 1000 बीसी से आगे चले जाएंगे हम, तो वोमेन का पार्टिसिपेशन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है गण। गण में क्या है कि इसके अलावा जो मेंबर्स बच जाते थे सभा, समिति या विधाता के अलावा, उसको इंक्लूड करते थे हम गण में। इसमें वैश्य भी आते थे। समझ में आ रहा है? शूद्र नहीं आते थे। अब देखो क्या है कि राजा तो एब्सोल्यूट था नहीं, मतलब राजा में सभी ताकत थी नहीं, सभी उसमें टोटल पावर थी नहीं। तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए होता था? एक बॉडी। अब बॉडी अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया था, जैसे पुरोहित, सेनानी, व्रजपति, स्पास, मध्यमसी, उसके बाद ग्रामणी, उसके बाद हमारे दंपति कुलपति हुआ करते थे। देखो पुरोहित किसे बोलते हैं? जितने भी हमारे राजा हुआ करते थे उन सभी का अपना अपना पुरोहित हुआ करता था। जैसे मैंने आपको बताया था कि भरत का पुरोहित विश्वामित्र था, उसके बाद पुरु का था वशिष्ठ। समझ में आ रहा है? जब देवोदास, आपको 10 राजा जब युद्ध याद होगा, तो देवोदास करके एक राजा था। ठीक है, देवोदास करके एक राजा था। देवोदास का पुत्र कौन था? भारत। जब देवोदास था तो वशिष्ठ उसका पुरोहित था। जब भारत आया तो विश्वामित्र बन गया। तो इसीलिए वहां पे युद्ध हुआ था पुरुषनी नदी के किनारे पे। तो वो जो पुरोहित मेन रोल प्ले किया करते थे। ये करते क्या थे? राजा के मुख्य सलाहकार थे और आध्यात्मिक गुरु भी थे। ये उनसे यज्ञ करवाते थे, उनसे अनुष्ठान करवाया करते थे। कौन? पुरोहित। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है सेनानी। सेनानी क्या है कि सेना का सबसे ऊंचा पद था। सबसे ज्यादा ऊंचा पद कौन सा था? सेनानी था, सेना का। वो संपूर्ण सेना का नेतृत्व करता था। नेक्स्ट है वज्रपति। वज्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप देखोगे उसमें वैदिक एज, तो वैदिक एज का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो था मेनली कैटल बेस। तो कैटल को संभालने के लिए वज्रपति की जरूरत होती। कैसे समझते हैं? देखो, इकोनॉमी था पेस्टोरल। पेस्टोरल मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह चारागाह किया करते थे। स्टार्टिंग की बात है वो।
अब होता क्या है कि जब एक जगह आप जाओगे, से फॉर एग्जांपल दिस इज एन एरिया, तो इस एरिया में आपका कुछ पशु है, से फॉर एग्जांपल कुछ कैटल्स है। अब क्या है कि दूसरे एरिया के लोग यहां पे ना आ जाए अपने पशु को चराने के लिए, तो इससे रक्षा कौन करता था? ये था हमारा वज्रपति। तो वज्रपति का ये रोल है। जब दूसरे लोग अटैक कर देंगे, उससे बचाने का काम किसका था? सेनानी का। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है स्पास। अब स्पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप कौटिल्य को समझोगे तो कौटिल्य ने भी कहा है अपने अर्थशास्त्र में, उसने क्या कहा है कि स्पास जब आप उसके लिम्स को देखोगे, 6 लिम्स थे, उसके 6 लिम्स में क्या थे कि एक लिम्ब जो था स्पा का था। स्पास मतलब क्या होता था कि दूत या जासूस का, ताकि आपके खिलाफ कौन क्या कर रहा है ये आपको पता चलते रहे। अब जब हम वैदिक एज को देखते हैं तो वैदिक एज में क्या है कि सोना चांदी उस समय बहुत ज्यादा था नहीं, सबसे ज्यादा धन क्या हुआ करता था उस समय? तो पशु। तो पशु को चोरी कर लिया करते थे। और चोरी कौन करते थे? पानी लोग। मैं आपको बताऊंगा आगे 2 मिनट बाद कि पानी कौन थे। तो पशु की चोरी किया करते। तो ये पशु की चोरी ना करे या फिर राजा पे कोई अटैक ना कर दे, इसके लिए पास रखा करते थे। नेक्स्ट है मध्यमसी। मध्यमसी मतलब आपस में जब किसी के मतभेद हो गए, जैसे जन्म में, कुल में, तो मध्यमसी उसका रोल प्ले किया करता था। ग्रामीण समझ में आ गया? ग्राम का मुखिया हुआ करता था। घर का मुखिया कौन हुआ करता था? दंपति, कुलपति और गृहपति। समझ में आ रहा है? दंपति, कुलपति और गृहपति तीनों एक ही चीज है। इकोनॉमिक लाइफ उनकी कैसी थी? आर्थिक जीवन। हमने सोसाइटी देख लिया कि सोशल लाइफ कैसी थी। अब इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं उनकी। इनिशियली जब स्टार्टिंग में करे तो ये हमारा नॉर्थ, ये है वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में जब वो आए थे तो वो नोमैडिक हंटर की तरह थे। नोमैडिक हंटर में समझते हो क्या होता है? मतलब क्या है कि वो यहां से जाते थे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक शिकार करते थे और पशु को चराते थे, फिर वापस चले आते थे किसी भी एरिया में। तो नोमैडिक हंटर रहा करते थे वो। लेकिन उनको कृषि के बारे में पता था। समझ में आ रहा है? कृषि के बारे में वो जानकारी रखते थे। लेकिन कृषि का मेन विकास कब हुआ, डेवलपमेंट कब हुआ? जब वो इस एरिया से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गए। तो इस एरिया से नीचे की तरफ कब आना स्टार्ट हो गए थे? लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड कब था? 1000 BCE के बाद। ठीक है, 1000 BCE के बाद वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गए थे। अब देखो क्या है उनका, जब इकोनॉमिक की बात करें तो मेन सोर्स ऑफ वेल्थ क्या था उनका? कैटल था। कैटल में मुख्यतः गाय थी। गाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अगर आप देखो वैदिक एज में। समझ में आ रहा है? इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड था या देश निकाला हुआ करता था। मतलब जो भी वहां का एरिया था उससे निकाल दिया जाएगा, आपको देश निकाला था। इसलिए गाय को अघन्य बोला गया है। अघन्य समझते हो? जिसको ना मारा जाने वाला जानवर। अघन्य मतलब होता है जिसको नहीं मारा जाना चाहिए, इसलिए गाय को अघन्य की संज्ञा दी गई थी। अब समझो, पैस्टोरलिज्म था। मतलब क्या है कि लोग यहां से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने कैटल्स को चराने के लिए, फिर वापस आया करते थे। अब उसके लिए क्या चाहिए उनको? ग्रेजिंग ग्राउंड चाहिए। ग्रेजिंग ग्राउंड मतलब से फॉर एग्जांपल एक ग्राउंड है, यहां पे अपना चराते थे वो। अब ग्रेजिंग ग्राउंड में जब वो चराएंगे, मतलब अपने पशु को जब वो चरा रहे होंगे, तो इसमें अतिचारी नहीं होना चाहिए। मतलब किसी और एरिया का आके अतिचारी न कर दे कि अपने पशु को भी यहीं पे चराएंगे हम। तो इससे रक्षा कौन करता था? वज्रपति, जो मैं आपको अभी भी पढ़ाया हूं। समझ में आ रहा है? इस पे नियंत्रण कौन रखता था? वज्रपति। अब देखो एक बात बताता हूं आपको कि कैटल्स के लिए लड़ाई होती थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि कैटल्स के लिए लड़ाई होती थी। ऋग्वेद में मेंशन क्या किया गया है कि जो मैं आपको पढ़ाया था पानी, देखो पानी याद है? ये वाला जो पानी वाला है, तो पानी के बारे में आर्य और पानी में लड़ाई होती थी। क्यों? क्योंकि पानी जो थे, पानी आर्य लोगों की पशु को लेके भाग जाया करते थे, चोरी करते थे। इन पशुओं को लेके, पशु की चोरी को लेके आर्य और पानी में लड़ाई हुआ करती थी। कहां पे मेंशन है? ऋग्वेद में। समझ में आ रहा है? उनका मेन जो इकोनॉमी था वो पशुचारण पे, मतलब जो काउ ग्रेजिंग कराया करते थे या कैटल का जो ग्रेजिंग कराया करते थे उस पे, काउ या जो कैटल्स हुआ करते थे उनके प्रजनन पे, रिप्रोडक्शन पे, उससे धन एकत्रित किया करते थे वो। समझ में आ रहा है? ऑक्यूपेशन मेनली उनका बेस्ड था कैटल इंडस्ट्री पे, स्पेशली काउ पे। समझ में आ रहा है? काउ पे ही उनका बेस्ड था पूरा का पूरा ऑक्यूपेशन। अब जब वो लड़ा करते थे, जैसे वो आर्य ने पानी से लड़ा, तो अगर मान ली जिसकी भी जीत हुआ करती थी, आर्य की जीत हो गई, तो वो गायों को आपस में बांट लेते। फॉर एग्जांपल वो देते किनको थे? कुछ पुरोहित को दे दिए, कुछ सेनानी को, कुछ वज्रपति को, कुछ स्पास को, कुछ मध्यमसी को, कुछ ग्रामीणी को, कुछ जनता में, कुछ अपना खुद रख लिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे गायों को या फिर कैटल्स को बांट लिया करते थे। इंपॉर्टेंस ऑफ काउ, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि गाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वैदिक एज में। इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि गाय की वजह से बहुत सारे अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। कैसे कैसे नाम रखे गए हैं? सो देखो नाम कैसे कैसे रखे गए हैं। जैसे कि राजन को हम गोपति बोलते हैं, ये भी गाय से रिलेटेड है। जैसे कि पशुओं का भगवान। धनवान व्यक्ति को हम गोमत बोला करते थे। पुत्री को द्वित्री बोला करते थे। जैसे कि द्वित्री किसे बोलते हैं? वन हु मिल्क्स काउ, जो गाय का दूध दोती हो। ठीक है, आज भी जब गुजरात वाले रीजन में चले जाओ तो आपको द्वित्री मिलेगी। द्वित्री कौन है? जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज जनरेशन ए
बी सी। तो ए का जो बेटा या बेटी है उसका जो बेटा या बेटी है मतलब इसका थर्ड जनरेशन को द्वित्री बोला करते हैं। समझ में आ रहा है? सर्च फॉर काउ, अगर गाय की खोज करने आप जा रहे हो उसको गविष्ठी बोला करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सारे गाय से रिलेटेड है, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये। फॉर किनशिप मतलब रक्त संबंधियों के लिए गोत्र बोला करते थे। गोत्र जब ऋग्वैदिक एज में जाओगे तो गोत्र किसे बोलते हैं? से फॉर एग्जांपल देखो, ये एक एरिया है, एक एरिया में आपने तबेला बना दिया या फिर 5-10 घर रह गए। अब ये क्या, इनका सबका पशुधन मतलब गाय का जो धन है एक साथ निकला करता था। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपस में ये लोग गोत्र बोल दिए, स गोत्र। समझ में आ रहा है? ये गोत्र वाला जो थ्योरी अभी भी चल रहा है, अब तो किसी और परिप्रेक्ष्य में आ गया, वो मैं पढ़ाऊंगा, लेटर वैदिक पीरियड में आया है वो। तो गोत्र बोला करते हैं किसे? जो पूरा का पूरा पशुधन जो किसी एक एरिया में सभी लोग हैंडल कर रहे हो। समझ में आ रहा है? जिसको आप खानदान बोल देते हो आज की डेट में, तो उसे हम गोत्र बोला करते थे। समझ में आ रहा है? अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपका रिवीजन होते रहे। देखते हैं, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्य से संबंधित थी। अब न्यायिक कार्य संबंधित थी, कौन था? सभा, समिति, विधाता या फिर उपयुक्त में से सभी। सभा, समिति, विधाता या उपयुक्त में से सभी। अब देखो मैं आपको समझाता हूं कि सभा जो है वो न्यायिक कार्य किया करती थी, समिति नहीं किया करती थी, विधाता भी नहीं किया करती थी, और सब तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो न्यायिक कार्य में से कौन किया करती थी? न्यायिक कार्य किया करती थी हमारी सभा। समझ में आ रहा है? सभा जो थी न्यायिक कार्य किया करती थी। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी पहला, या फिर राजा दरबार होता था, या फिर मंत्री परिषद थी, या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि सभा या समिति दोनों के दोनों मंत्री परिषद हुआ करते थे, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के तरीके से काम करते थे। लोकसभा और राज्यसभा में कौन बैठते हैं? मंत्री, इसलिए मंत्री परिषद थे। समझ में आ रहा है? इट इज द आंसर 3। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अब प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है किसे? मैंने आपको वही पढ़ाया है, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। इट इज फ्रॉम द ऋग्वेद ओनली, जिसमें सभा और समिति को एकत्रित करके 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति कहा गया है। अथर्ववेद में 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति कहा गया, सॉरी माय बैड, अथर्ववेद में 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति कहा गया है। किसको? सभा और समिति को। समझ में आ रहा है? इज फ्रॉम द अथर्ववेद। इट इज द आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। अब लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? मैंने आपको पढ़ाया था कि डिक्टेटरशिप नहीं था, प्रजातंत्र मतलब डेमोक्रेसी, गणतंत्र मतलब रिपब्लिक, और वंश परंपरागत राजतंत्र मतलब एक के बाद दूसरा आ जाएगा, हेरिडेटरी। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि हेरिडेटरी ही सबसे ज्यादा फेमस था उस समय लोकप्रिय शासन प्रणाली। हालांकि हमें उसके अलावा इलेक्टिव किंगशिप भी मिलते हैं। देखो जब आप जाओगे तो इलेक्टिव किंगशिप भी आपको मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा था? देखो याद रखो कि राजा बनने के लिए वंश परंपरागत मतलब हेरिडेटरी चला करते थे, हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन इलेक्टिव किंगशिप्स का भी प्रमाण हमें मिला है। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा था उस समय? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा वंश परंपरागत। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का प्रमुख साधन क्या था? मतलब जीवन जीने के लिए क्या करते थे वो? कृषि करते थे, शिकार करते थे, शिल्प कर्म करते थे, व्यापार करते थे। कृषि उस समय था नहीं स्टार्टिंग में, शिकार तो वो किया करते थे, शिल्प का मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं था, व्यापार भी उस समय तक नहीं आया था। समझ में आ रहा? तो ये शिकार किया करते थे स्टार्टिंग में। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टार्टिंग में वो नोमैडिक हंटर थे। समझ में आ रहा है? खाना बदोश शिकारी थे। कब? इनिशियली अराउंड 1500 BC की बात कर रहे हैं हम। समझ में आ रहा है आपको? चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है। किसके लिए? अघन्य मतलब ना मारा जाने वाला जानवर। ना मारा जाने वाला जानवर किसको बोलते हैं हम? गाय को बोलते हैं। देखो अघन्य किसको बोलते हैं? ना मारा जाने वाला जानवर, जिसको गाय बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इट इज द बकरी, गाय, हाथी, घोड़े। इट इज द काउ। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया है? जैसे स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं तो मूल्यवान संपत्ति किसको समझा गया है? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को? मैंने आपको पढ़ाया है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेल्थ कौन सा हुआ करता था उस टाइम? गाय। गेटिंग माय पॉइंट? इसके लिए इसका आंसर बी है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? सेम क्वेश्चन जो यहां पे पूछा गया है।
ये यूपीडीए में पूछ गया है, ये यूपीपीसी से पूछ दिया गया, समझ में आ रहा है, ये 2010 में 2008 में। तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये कहा बैल, भेड़, गाय या हाथी, तो ये था गाय। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय समाज में के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग में नहीं आता है, मतलब ऑड मैन आउट करना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीके का नहीं है। जैसे कुल, खानदान को बोलते हैं, वंश, कोश, गोत्र, ये कुल, वंश और गोत्र याद रखिए तीनों एक ही वर्ग के शब्द है। जबकि कोश का मतलब क्या होता है, कोश का मतलब होता है भंडार, समझ में आ रहा है, इसलिए आपको पॉइंट्स मिस नहीं करने हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, याद रखिए मैं आपको बता रहा हूं ऋग वैदिक काल का सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ ड्यूरिंग द ऋग वैदिक एज, ना कि पोस्ट वैदिक एज। चलो देखो ऋग वैदिक समाज का विभाजन 2 पार्ट्स में हो गया था। कौन कौन से 2 पार्ट्स में था, एक तो आर्य में, दूसरा अनार्य में। अब आर्य कौन थे और अनार्य कौन थे वो मैं समझाता हूं आपको। देखो अनार्य में ही दास और पानी का मेंशन किया गया। पानी में आपको बता दिया हूं कि वो अनार्य लोग रहा करते थे, और अनार्य का हुआ करता था लड़ाई किन से, आर्य लोगों से। किसके लिए, क्योंकि वो उनके कैटल चुरा के ले जाया करते थे। अब आर्य जो है वो अपने आप को धनवान समझते थे, या धनवान थे भी, वो प्रतिष्ठित थे, और तुलनात्मक सफेद रंग था उनका। तुलनात्मक समझते हो, मतलब कंपैरेटिवली उनका थोड़ा सफेद रंग हुआ करता था। दास या दासियों किसको बोलते हैं, शुरुआत में वो आर्य के दुश्मन हुआ करते थे एकदम स्टार्टिंग में, क्योंकि उनकी चोरी कर लिया करते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि वो उनको कृषि कार्य में संलग्न कर दिए। जैसे आर्य जो लोग हैं अपने यहाँ स्लेव बना लिए, किसी कार्य में लगा दिए, मतलब खेती बाड़ी कराना स्टार्ट कर दिए, इसलिए उसको अपने अधीनस्थ समझना स्टार्ट कर दिए। समझ में आ रहा है। आपको पता होगी पहले कुल हुआ करता था, ढेर सारे कुल मिलके ग्राम बनता था, ढेर सारे ग्राम मिलके विश्व बनता था, और बहुत सारे विश्व मिलके जन बना करता था, और जन का जो हेड था वो राजन हुआ करता था। समझ में आ रहा है। तो ऐसे जब सिस्टम चला करती थी उसी में हमारे शूद्र भी रहा करते थे। समझ में आ रहा है आपको। अब आपको बताता हूं कि वर्ण का जो मेंशन है सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं ऋग्वेदिक काल पढ़ा रहा हूं आपको। तो वर्ण जो है, वर्ण को पहले हम रूप रंग से या प्रकार से या लोगों के स्तर से मानते थे, लेकिन जब आप पोस्ट वैदिक एज में आओगे, मतलब उत्तर वैदिक काल में आओगे, तो वर्ण का मतलब ही चेंज हो जाएगा। वहां पे वर्ण कुछ और हो जाएगा। अभी जो क्या है कि वर्ण में लोग आपस में ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिवाइड करते थे लोगों को। समझ में आ रहा है। वर्ण मतलब क्या है कि इफ समवन इज डूइंग एनी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, इट दे ऑल विल बी डिवाइडेड इन सच टाइप ऑफ कैटेगरीज। गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे पोस्ट वैदिक एज तक आते आते वर्ण जो है वो बाय बर्थ होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी जो है नॉट बाय बर्थ है। अब जैसे समझाता हूं कैसे नॉट बाय बर्थ है। नॉट बाय बर्थ कैसे है, तो देखो ऋग्वेद के 9वें मंडल क्या है कि बेसिकली किसी भी वेद को जो बुक्स में बांटा गया है उसको मंडल बोलते हैं। तो 9वें मंडल, जैसे 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो उसमें 9वें मंडल में लिखा है क्या, एक पोएट क्या लिखता है, आई एम अ रिसाइटर ऑफ हायम्स, माई फादर इज अ फिजिशियन, माई मदर ग्राइंड्स विथ स्टोन, वी डिजायर टू ऑब्टेन वेल्थ इन वेरियस एक्शंस। अब इसका मतलब क्या है कि एक आदमी कह रहा है कि मैं मंत्र या श्लोक पढ़ने वाला हूं। मंत्र या श्लोक कौन पढ़ता है, ब्राह्मण। गेटिंग माई पॉइंट, ब्राह्मण। माई फादर इज ए फिजिशियन, मेरे पिता जो है फिजिशियन है, मतलब डॉक्टर है। माई मदर ग्राइंड्स विथ स्टोन, मतलब मेरी जो माँ है वो पत्थर पे काम करती है। और ये सब हम अलग अलग काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें धन की प्राप्ति हो। तो समझ में आ रहा है कि आज का जो परसेप्शन है, या जो पोस्ट वैदिक एज का जो परसेप्शन है कि ब्राह्मण का जो बेटा है वो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, शूद्र का बेटा वॉट एवर द कैटेगरी, द कास्ट सिस्टम, वो उस टाइम नहीं था। यही खूबसूरती है हमारी ऋग वैदिक एज की, जो कि पोस्ट वैदिक एज तक आते आते खत्म हो जाएगी। अब शूद्र जो है, शूद्र का सबसे पहला डिस्क्राइब जो किया गया है, सबसे पहले बताया कहां गया, पुरुष सूक्त में। अब पुरुष सूक्त क्या है कि एक लिटरेचर है। ऋग्वेद में ढेर सारे लिटरेचर, जैसे कि ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, तो वैसे ही लिटरेचर में पुरुष सूक्त को बताया गया है। अब पुरुष सूत्र में क्या कहा गया है कि ये हमारे शूद्र जो है वो हमारे तीनों जो हमारे अपर 3 वंश है उसके रेसिड्यूअल है, मतलब उसके अंश में जो निचला भाग है वो है। समझ में आ रहा है। अब शूद्र को आर्य द्वारा क्या कहा जाता था, शूद्र जो थे उनको आर्य पुकारते थे, क्या पुकारते थे, अक्रतु, अनस्क। अक्रतु मतलब होता है जो कर्मकांड नहीं करता। कर्मकांड क्या होता है, जो भी पूजा पाठ करते हैं, बलि प्रदान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसको हम कर्मकांड बोलते हैं। और अनस्क किसको बोलते हैं, इसके जिसका नाक बेढंगा हो या नाक ना हो उसको अनस्क बोलते हैं। तो शूद्र को ऐसा बुलाया जाता था, किसके द्वारा, आर्य द्वारा। अब देखो, अब जो मैंने आपको समझाया था
ये वाला पॉइंट कि आई एम द रिसाइटर ऑफ द हाइम्स, माय फादर इज ए फिजिशियन, वो वाला पॉइंट में समझो, द सेम मैन कुड बी द प्रिस्ट, द सेम मैन कुड बी द किंग। समझ में आ रहा है? एक ब्राह्मण ही क्षत्रिय का धर्म निभा सकता है, क्षत्रिय भी ब्राह्मण का धर्म निभा सकता है। ये कब था? ये हमारा ऋग वैदिक एज में था। उस समय क्या था कि इंटर क्लास मैरिजेस थे। अब क्लास कौन कौन से थे? एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। तो ये क्लास हुआ करते थे। तो इंटर क्लास मैरिजेस होते थे किसमें किसमें? ब्राह्मण में, क्षत्रिय में और वैश्य में। समझ में आ रहा है? अब आर्यन ने क्या कहा, एक लिटरेचर उसमें क्या कहा गया है कि शूद्र जो है ये आपस में इंटर मैरिजेस का आउटकम है। समझ में आ रहा है? शूद्र को ऐसे एक्सप्लेन किया गया है लिटरेचर में। अब इंटर क्लास मैरिजेस के में प्रमाण कहां से मिलते हैं? एक लिटरेचर है उसमें मिलता है ऋग्वेद में ही। ययाति एक क्षत्रिय था और देवयानी एक ब्राह्मण थे, तो इन दोनों की शादी हुई थी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यह हमें प्रमाण मिलता है कि अपर 3 क्लासेस में हमारे चला करते थे शादी विवाह। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट है, नोट करने वाली बात यह है हमारी कि दयानंद सरस्वती, जब हम आर्य समाज की बात करते हैं तो आर्य समाज के संस्थापक जो दयानंद सरस्वती थे वो भी इसी बात के बारे में बात कर रहे हैं, इसी चर्चा कर रहे हैं कि हमें आर्य समाज लाना है ऐसा। जैसे वो कहते थे कि हम आर्य समाज के वो सक्सीडर्स है, हम आर्य समाज के अंश है। समझ में आ रहा है? तो आर्य समाज हमें ऐसा लाना है जिसमें कि वर्ण बाधाएं ना रहे किसी भी चीज में। जैसे किसी कोई काम करना है आपको, वो काम कर सकते हो, शादी विवाह करना है वो कर सकते हो। तो वी आर द प्रिसाइडर्स, वी आर द सक्सेसर्स ऑफ द आर्य समाज, वो दयानंद सरस्वती कहते थे। अब इसमें देखो कि कंडीशन ऑफ वुमेन कैसी थी। अगर आपको कंपेरेटिवली पूछा जाए तो बहुत अच्छी कंडीशन थी पोस्ट वैदिक एज से ऋग वैदिक एज में। मतलब ऋग वैदिक काल में वुमेन की कंडीशन बहुत अच्छी थी। अब इसमें कितनी अच्छी थी कि वो श्लोक भी लिखा करते थे, वो पढ़ते थे। समझ में आ रहा है? उनको अपनी शादी की आजादी भी हुआ करती थी। अब देखो क्या है कि अलग अलग सिस्टम का मैरिज था। जैसे बहुपत्नीत्व, पॉलीगैमी था, मोनोगैमी था, पॉलीएंड्री या नियोग। अब पॉलीगैमी क्या होता है? बहुपत्नीत्व, मतलब एक आदमी है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए मैन, इसकी एक से अधिक स्त्री हो गई, 1 2 3 4 5 स्त्री हो गई। मोनोगैमी मतलब क्या है कि एक आदमी है, उसकी एक ही पत्नी है। समझ में आ रहा है? जो आज के देश में, आज के टाइम में हमारा बहुत ज्यादा चला करता है यही कि मोनोगमी है। नेक्स्ट है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री मतलब क्या होता है कि एक स्त्री है, इसके 4 या 5 पति है, उससे ज्यादा पति हो सकते हैं या एक से अधिक पति हो। समझ में आया? इसी बहुपतित्व है। नेक्स्ट है नियोग। से फॉर एग्जांपल कि एक लड़की की शादी हुई, इसकी शादी हो गई, अब इसका पति मर गया, तो इसका जो भाई है वो शादी कर लेगा इससे। समझ में आ रहा है? तो ये नियोग हुआ करता था। नेक्स्ट क्या है कि स्वयंवर की अनुमति थी। स्वयंवर की अनुमति समझ रहे हो? मतलब कि स्त्री को अपने इच्छा अनुसार पुरुष को चुनने की अनुमति थी। समझ रहे हो कितना लिबरल समाज था उस समय ऋग वैदिक काल में। लेट मैरिजेस वेयर अलाउड, मतलब क्या है कि आज का टाइम फ्रेम देखो तो 18 साल है। उस समय का टाइम फ्रेम में देखोगे तो जब वो काउंटिंग किया करते थे, उनका जो भी टाइम कैलकुलेशन था, तो उस समय के हिसाब 17 साल तक वो शादी कर सकती थी महिलाएं। समझ में आ रहा है? तो जो शादी का एज जो कम किया गया वो पोस्ट वैदिक एज में कम किया गया, ना कि ऋग वैदिक एज में। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट है कि वुमेन पार्टिसिपेशन करते थे किसमें? सभा में, समिति में, विधाता में। सभा, समिति, विधाता क्या था मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये पॉलिटिकल बॉडीज थी ताकि वो राजन को सपोर्ट कर सके उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। कुछ मंत्र एवं श्लोक की रचना किसने की है? औरतों ने भी की है। इसके भी प्रमाण हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन जो हम देख रहे थे, हमने अभी तक देखा था ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में सामाजिक जीवन ये था, समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि वर्ण जो है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया। अब क्या हुआ कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया। पहले भी जैसे कि हमारा फैमिली एज ए यूनिट था जिसको कुल बोलते थे, अभी भी वो था, लेकिन हमें एविडेंस क्या मिला है कि 3 पीढ़ी एक साथ रह रहे हैं। 3 पीढ़ी मतलब से फॉर एग्जांपल दिस इज एक लड़का है, एक लड़का का जो एक बेटा हुआ उसका जो पोता हो गया, तो 3 पीढ़ी एक साथ रहने के एविडेंस मिले। कहां से हमें? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहां है? यूपी में एक्सकैवेशन हुआ था अतरंजी खेड़ा में, वहां से। नेक्स्ट क्या है कि गोत्र जो आप पहले समझा करते थे, गोत्र क्या हुआ करता था कि एक एरिया है जहां पे ढेर सारे कैटल्स बांधे हुए हैं और ये ढेर सारे लोगों का इसी कैटल से घर परिवार चला करता था, उसे हम गोत्र बोला करते थे। लेकिन अब क्या है कि इस गोत्र को विवाह के दृष्टिकोण से भी देखा जाना स्टार्ट हो गया। कब? पोस्ट वैदिक एज में। जो गृहपति है, गृहपति का वर्चस्व बढ़ गया। गृहपति कौन हुआ करते थे? गृहपति हमारे कुल के जो हेड हुआ करते थे उसको गृहपति बोलते हैं। तो कुल के हेड का जो वर्चस्व बढ़ गया, जितना ज्यादा वर्चस्व उनका बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वुमेन की कंडीशन खराब होती जाएगी। नेक्स्ट है प्राइमोजेनिच्योर आ गया। मतलब क्या होता है कि ज्येष्ठाधिकार आ गया। अब ज्येष्ठाधिकार क्या होता है? जैसे कि एक आदमी अगर उसका देहांत हो गया, एक आदमी, एक पिता का देहांत हो गया तो उसके 4 बेटे हैं,
तो उसके 4 बेटे में सबसे बड़ा वाला बेटा है ना, वो कार्यभार संभालेगा, जो आज के डेट में भी हमें लेगेसी देखने को मिलती है कि जनरली यही होता है। नेक्स्ट है वर्शिप स्टार्ट कर दिया हमने करना, किसका? मेल एंसेस्टर्स का, जैसे श्राद्ध के रूप में हम करने लगे, जो कि ऋग्वेद में नहीं था। नेक्स्ट है वैश्य और शूद्र का ब्राह्मण और क्षत्रिय के अधीन रहना स्टार्ट हो गया। जैसे जो वैश्य और शूद्र है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय के अंदर रहना स्टार्ट हो गया, इसके नीचे। गेटिंग माय पॉइंट? वर्ण प्रणाली और ज्यादा विकसित हो गया। समझ में आ रहा है? ये जो वर्ण प्रणाली है और ज्यादा विकसित होना स्टार्ट हो गया। अब आपको मैं एक परसेप्शन बताता हूं, आप समझो बात को। पीपल आर द ओपिनियन दैट, जैसे आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो ना, कि तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द गांधी। समझ में आ रहा है? तो आपके दिमाग में भले ही गांधी के लिए कुछ भी हो, यू हैव टू नॉट बी नेगेटिव फॉर दैट। तो आपको मैं बताता हूं एक एग्जांपल कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अपीयर इन एनी इंटरव्यू, व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट द शूद्र एंड द ब्राह्मण्स, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट समझो। जब मैंने आपको बताया कि ये भारत में जब नॉर्थ वेस्ट में रहने आए थे, तो वो नॉर्थ वेस्ट में कौन रहने आए थे? आर्यंस रहने आए थे। तो आर्यंस ही अपने आप को डिवाइड कर रहे थे। दे वर नॉट द ब्राह्मण्स जैसे ऑस्ट्रेलिया से या कहीं से आके उस पर शासन करना स्टार्ट नहीं कर दिए थे। समझ रहे हो आप? आर्यंस ने ही अपने आप को बांटा था कि तुम ब्राह्मण बनो, तुम क्षत्रिय बनो, तुम शूद्र बनो, तुम वैश्य बनो। तो दे वेर नॉट द ब्राह्मण्स इनिशियली, दे वेर द आर्यंस, जिसने अपने आप को बांट के क्षत्रिय बनाया, वैश्य बनाया, शूद्र बनाया, और शूद्र को नीचे की तरफ दबा दिया गया। समझ में आ रहा है? तो ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य नहीं थे जिन्होंने शूद्र को दबाया है। आपका ये परसेप्शन होता है जनरली, तो आपको समझ में आना चाहिए दे वेर द आर्यंस, जिन्होंने ऐसे सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोसिटी मिलती है हमें, जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में रेसिप्रोसिटी मिलती है, पारस्परिक संबंध। मतलब क्या है कि ब्राह्मण क्या करेगा कि उसके पराक्रम को साबित करने के लिए क्षत्रिय के पराक्रम को साबित करने के लिए, उसका ताकत बनाए रखने के लिए उससे अनुष्ठान करवाएगा, मतलब यज्ञ करवाएगा, बलि प्रदान कराएगा। और बदले में क्या होगा कि बदले में क्षत्रिय जो है ये ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देगा। तो ये रेसिप्रोसिटी चलती थी। अब जो वर्ण इवॉल्व हो रहे थे बहुत ज्यादा, उसको 4 पार्ट में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो मैं आपको पढ़ा चुका ऑलरेडी। अब इस सबके काम डिवाइड हो गए थे। समझ में आ रहा है? सबके काम डिवाइड हो गए थे। अब काम क्या था? जैसे ब्राह्मण का काम था वेद को पढ़ना पढ़ाना। क्षत्रिय के लिए कर्म कांड करवाना, अनुष्ठान करवाना, मतलब यज्ञ करवाना, बलि करवाना ब्राह्मण का काम था। उपहार या दक्षिणा लेना, समझ में आ रहा है? ब्राह्मण का ये काम था। क्षत्रिय क्या काम हो गया था कि युद्ध या लड़ाई लड़ना, लोगों की रक्षा करना, यज्ञ करना, बलि प्रदान करना, पूजा पाठ करना। समझ में आ रहा है? तो युद्ध लड़ना, तो ये सब काम तो हो गया था क्षत्रिय का। वैश्य का काम क्या था? व्यापार करना, शिल्पकारी, आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे कुछ चीज का शिल्पकार करना, रथ बनाना। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें वैश्य का हो गया था। बिजनेस करना और रखवाली करना, जैसे गार्ड के काम भी, जैसे कि सेना में वो भर्ती हुआ करते थे। समझ में आ रहा है आपको? थोड़े बहुत अनुष्ठान की अनुमति उनको थी, किनको? वैश्य को। पर अनुष्ठान की अनुमति बिल्कुल किसको नहीं थी? शूद्र को नहीं थी। अब शूद्र का काम क्या था कि तीनों वर्णों का सेवा करना। समझ में आ रहा है? तो ये आर्य ने अपने आप को डिवाइड करके शूद्र से कहा दैट यू हैव टू सर्व ऑल द 3 वर्णस। समझ में आ रहा है आपको? अनुष्ठान और कर्म कांड करने की अनुमति नहीं थी उनको। अब उसमें क्या है कि कुछ स्त्रियों की भी अनुमति नहीं थी, जैसे कि जो लोअर वर्ण के जो स्त्री थे उनको यह अनुमति नहीं थी। जैसे आप अगर क्षत्रिय में देखोगे तो क्षत्रिय प्लस उसकी वाइफ दोनों के दोनों मिलकर यज्ञ किया करते थे, लेकिन इसमें ऐसा संभव नहीं था। समझ में आ रहा है आपको? उन्हें अपवित्र माना जाने लगा था। क्यों? क्योंकि वो उपनयन संस्कार नहीं कर रहे थे। अब जैसे आपको बता रहा हूं कि संस्कार कितने हैं? टोटल संस्कार 16 हैं। अब 16 संस्कार में से जैसे कि गर्भधारण संस्कार है, नामकरण संस्कार है, चूड़ाकरण संस्कार है, विवाह संस्कार है। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही उपनयन संस्कार है। तो उपनयन संस्कार में क्या होता है कि जनेऊ धारण करते हैं। अब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया है। द्विज मतलब क्या होता है कि पुनर्जन्म क्या होता है कि अगर आप जनेऊ धारण करते हैं, तो हिंदू सोसाइटी में ऐसा माना आता है कि अगर आप जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ से आपका रीबर्थ हो गया है। समझ में आ रहा है? तो जनेऊ धारण संस्कार को हम कहते थे उपनयन संस्कार। तो ये करने की अनुमति शूद्र को नहीं थी, और जो ये नहीं करते थे उनको अछूत माना जाता था। समझ में आ रहा है? और ऐसा करने के बाद, जनेऊ धारण करने के बाद वो किसी भी प्रोफेशन में जा सकते थे। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं कि वर्ण तो समझ में आ गया कि ये हमारे वर्ण हैं, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या फिर शूद्र है। लेकिन ये वर्ण को डिसाइड कौन करता था? ब्राह्मण करता था। ब्राह्मण कौन थे? ये भी आर्य ही थे। समझ में आ रहा है? ब्राह्मण वे आर नॉट अदर देन द आर्य, ये भी आर्य ही थे। ब्राह्मण अपने आप को एक वर्ण में डिवाइड कर लिया था, दैट वी आर द ब्राह्मण्स। अब वो अपने आप को ब्राह्मण बोल के करता था कि मैं अब डिसाइड करूंगा कि वर्ण कितने होंगे, किस पे
जन्म के आधार पे, जबकि ऋग वैदिक एज में ये कैसे हुआ करता था, ऋग वैदिक एज में हुआ करता था ये कर्म के आधार पे, ऑक्यूपेशन के आधार पे, जबकि पोस्ट वैदिक एज में ये होना स्टार्ट हो गया जन्म के आधार पे। एग्जाम्पल कैसे जन्म के आधार पे, जैसे माता पिता का ब्राह्मण है तो उसके सन या डॉटर भी ब्राह्मण होगा, माता पिता का क्षत्रिय है तो उसका सन या डॉटर भी क्षत्रिय ही होगा, समझ में आ रहा है। अब होता क्या था कि ब्राह्मण की ऑथोरिटी को जब उस पर सवाल उठने स्टार्ट हो गए तो रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया, किसमें, समाज में, सोसाइटी में। तो ये जो बौद्ध और जैन मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे के क्लासेस में, तो रातों रात नहीं आया है, ये जो रिएक्शंस आने स्टार्ट हो गए ब्राह्मण के और क्षत्रिय के ऑथोरिटी पे, इसके बाद ब्राह्मण और क्षत्रिय के ऑथोरिटी पे जो हमारे आने स्टार्ट हो गए बहुत सारे रिएक्शंस, तब जाके बौद्ध और जैन का उद्भव हुआ था। अब ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण क्या किए थे कि जो शूद्र थे उसे अनटचेबल्स बोलना स्टार्ट कर दिए थे। क्यों? क्योंकि वो जनेऊ संस्कार या और भी बहुत सारी चीजें नहीं किया करते थे। अब अनटचेबल्स कौन कौन थे, जैसे कि कारीगर को अनटचेबल्स बोलते थे, शिकारी को, जो नोमैडिक हंटर्स उस टाइम थे, सब जलाने वाले को, समझ में आ रहा है, जो दाह संस्कार किया करते थे, इनके संपर्क में आना दूषित माना जाने लगा। ऐसा किसने फैलाया था? ब्राह्मण ने। ब्राह्मण कौन थे? ये भी आर्य के एक वर्ण थे, समझ में आ रहा है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे ग्रुप्स का ओरिजिन हो गया, जैसे कि नाई को हम वक्त बोलते थे, वक्त, बढ़ई को तक्षण बोलते थे, लोहार को कर्मकार बोलते थे, समझ में आ रहा है। इतना ज्यादा परसेप्शन बढ़ गया, ये इतना ज्यादा बढ़ गया। जैसे आप एग्जांपल मैं समझाता हूं, आज के डेट में अगर आप जाते हो, बीइंग अ बॉय, अगर आप जाते हो किसी भी फ्रेंड के साथ या किसी के साथ भी जाते हो, अगर आपको पिंक कलर समझ में आता है, पसंद आता है, देन समवन विल से दिस इज द कलर ऑफ द गर्ल ओनली, समझ में आ रहा है आपको, तो यू हैव टू नॉट चूज दिस। तो उस समय ऐसा ही हुआ करता था कि अलग अलग गॉड्स भी होने लगे। ब्राह्मण अग्नि और बृहस्पति की पूजा करता था, क्षत्रिय जो था इंद्र और वरुण और सोम की पूजा करता था, वैश्य जो था वसु, रुद्र और मारुत की पूजा करता था, शूद्र जो थे पुषाण की पूजा करते थे, समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसे बट गए थे। अब देखो ओरिजिन ऑफ आश्रम सिस्टम हुआ था। आश्रम सिस्टम कैसा था कि ब्राह्मणों ने क्या कहा कि यू हैव टू गो विद दिस। अब कैसे जाना है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण क्या है आपको समझाता हूं मैं। देखो ऐतरेय ब्राह्मण आपको दिख रहा है, देखो यहां पे समझाता हूं। ऐतरेय ब्राह्मण, ये देखो, ये ऐतरेय ब्राह्मण है, कहां है? ऋग्वेद में। तो सभी वेदों का अपना अपना ब्राह्मण है, समझ में आ रहा है। तो सभी वेदों का अपना अपना ब्राह्मण है, तो उसी ब्राह्मण में एक ऐतरेय ब्राह्मण है, समझ में आ रहा है। तो एक सेकंड, तो इसमें क्या कहा गया? ऐतरेय ब्राह्मण में क्या लिखा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको, गृहस्थ, फिर वन प्रदतन, फिर सन्यास। अब इसका मतलब क्या है कि एक सर्टेन एज लिमिट तक आपको ब्रह्मचर्य बन के रहना है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आपको एक एज लिमिट के बाद आपको गृहस्थ, मतलब शादी वादी कर लो, आप बच्चे कर लो। उसके बाद गृहस्थ के बाद वन प्रदतन, मतलब आपको बच्चे को सेटल कर लो। तो उसके बाद अगर एक एज आपका ऐसा आ गया जब आपके बच्चे सेटल हो गए हैं, समझ में आए, वो काम करना स्टार्ट कर दिए, फिर आप सन्यास से जीवन प्रारंभ कर लो। तो ये कहां मेंशन है? ऐतरेय ब्राह्मण में। अब क्या होता है कि वोमेन की कंडीशन थोड़ी बिगड़नी स्टार्ट हो गई। कैसे बिगड़ने स्टार्ट हो गए? तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई। किसके कंपेरिजन में? ऋग वैदिक एज के कंपेरिजन में। जैसे क्या है कि अथर्ववेद में सती की चर्चा मिलती है, लेकिन कंफर्म नहीं अभी तक ये सती है। जैसे कि आपका पति मर गया तो आप भी मर जाओ, तो ये सती की चर्चा मिलती है हमें कब? पोस्ट वैदिक एज में, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया। मतलब क्या था कि उनको सभा में, समिति में, विधाता में, इन सभी में उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने को मिलता था। नेक्स्ट है स्वयंवर की प्रथा समाप्त हो गई। स्वयंवर की प्रथा समाप्त हो गई मतलब क्या है कि अब अमरीश पुरी काजोल से नहीं कहेगा कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अब उनको वही शादी करना पड़ेगा जहां पे उसका पेरेंट्स बोलेगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे माथा पे हाथ रख के वो बैठ जाएगी, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है शिक्षा जो है सिर्फ ऊपरी वर्णों तक सीमित हो गई थी। ये कंडीशन खराब हो रही है वुमेन की। बाकी बचे स्त्रियों को क्या कर दिया गया? दास प्रथा चलाई जाती थी। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो क्या है, दास प्रथा वहां पे उस समय भी इंपॉर्टेंट था। जैसे कि आप बुद्ध को जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा क्या कि स्त्री को, जैसे बुद्ध में शामिल होने के लिए, बुद्ध के संग में शामिल होने के लिए किसी को भी आज्ञा था कि कोई भी आप वर्ण के हो, आप हमारे संग में शामिल हो सकते हो। लेकिन शर्त यह थी कि स्त्री को अपने पिता या पति से आज्ञा लेना पड़ेगा और दास को अपने स्वामी या मालिक से लेना पड़ेगा। तो ये किसी तरीके का दास प्रथा बता रही है। तो दास प्रथा मेडिवल से स्टार्ट नहीं है, ये हमारा एंशिएंट एज से स्टार्ट है। गेटिंग द पॉइंट। आप देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर कंक्लूड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लिखित मिलता है। मतलब क्या है, सबसे पहले वर्ण का किस वेद में चर्चा मिला था? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में?
मैं आपको पढ़ा रहा हूं वर्ण। वर्ण मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ऋग्वेद में मिला है। अब कैसे मिला है, जब मैं आपको ऋग्वेद पढ़ा रहा था, तो ऋग्वेद में ये देखो, ऋग्वेद जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो यहां पे आपको शब्द मिला था वर्ण। तो वर्ण में कहां पढ़ा रहा हूं आपको, ऋग्वेद में। तो इसलिए ऋग्वेद में ही सबसे पहला मिलता है चर्चा किस चीज का, वर्ण का। हालांकि बहुत कम चर्चा मिला है, सबसे ज्यादा चर्चा मिला है उसमें उत्तर वैदिक काल में, लेकिन सबसे पहला कहां से मिला है, सबसे पहला मिला है ऋग्वेद से। नेक्स्ट है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 10, 12, 15, 16। संस्कार टोटल कितने हैं, 16 संस्कार है। गेटिंग माय पॉइंट। संस्कार कितने हैं हमारे, 16 संस्कार। ये देखो संस्कार हमारे 16 संस्कार है। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। अब पुरुष सूक्त कहां पाया गया है, अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, या मनुस्मृति में, या इनमें से कोई नहीं। अब पुरुष सूक्त क्या था, पुरुष सूक्त एक वैदिक लिटरेचर में पाया गया है। समझ में आ रहा है। अब पुरुष सूक्त जो वैदिक लिटरेचर में पाया गया है वो कहां पाया गया है, वो पाया गया हमारा ऋग्वेद में। अब देखो मैं समझाता हूं। पुरुष सूक्त ये देख रहे हो आप, ऋग्वेद में पाया गया है, जहां पे हमें शूद्र का सबसे पहला चर्चा मिलता है पुरुष सूक्त में। समझ में आ रहा है। तो पुरुष सूक्त कहां पे हमारा, ऋग्वेद में, जिसमें हमें शूद्र का चर्चा मिला है सबसे पहला। गेटिंग माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ था। गोत्र शब्द अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था, जहां से गाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटल के रूप में माना गया है। गेटिंग माय पॉइंट। तो चलते हैं यहां पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा नेक्स्ट डे, उसमें आपको पढ़ के आना है वैदिक एज और पोस्ट वैदिक एज स्पेशली। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।